नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फॉस्फोरस। फॉस्फोरस तो देखें फॉस्फोरस में क्या होता है कि फॉस्फोरस शोज एलोट्रोपी और मेनली दो एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वन इज वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और तीसरा एक और है ब्लैक फॉस्फोरस। So students, we discuss phosphorus and it exists in three allotropic forms: white, red and black phosphorus. ठीक है, इस लेक्चर में व्हाइट फॉस्फोरस इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल। दिस इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। देखें, और ये दोनों पॉलीमेरिक हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म है और ये है अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, देखें इसे, इसका फॉर्मूला है P4 और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। ये है टेट्राहेड्रल, इस तरीके से कोवेलेंसी 3 आ गई। पर phosphorus we have 1 lone pair. This angle is 60 degree. So strained है और tetrahedral structure white phosphorus। और ये phosphorus की most reactive form है। मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म। फिर आता है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस में क्या है, पॉलीमेरिक है। इसमें इस तरह के फॉस्फोरस जुड़ जुड़ के, बट यहां भी कोवेलेंसी इसकी इस तरह से यूनिट्स जुड़ती चली जा रही हैं। और समटाइम्स वी राइट इट एज P4X और N, तो ये पॉलीमेरिक है। ठीक है, बट पीछे की लाइन यहां बॉन्ड नहीं है, जैसे यहां डॉटेड लाइन बॉन्ड है, यहां नहीं। फॉस्फोरस की वैलेंसी यहां 3 है। और ब्लैक फॉस्फोरस में ये फॉस्फोरस हेक्सागन स्टाइल में इस तरह से पॉलीमेरिक इन नेचर है। दिस इज ब्लैक फॉस्फोरस, इस तरह से है। ठीक है, ग्रोइंग। यहां भी वैलेंसी फॉस्फोरस की क्या है 3, लेकिन इस तरह से कोई हेक्सागन नहीं है जैसे हमने बना दिया है। थोड़ा सा बनाने में डिफरेंट दिक्कत है, बट ये हेक्सागन जो है वो चेयर और बोट फॉर्म वाला है। ये है हेक्सागन, ऐसे 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 जो हम दिखा नहीं पा रहे हैं, इनका नेटवर्क है। और ये मालूम है चेयर फॉर्म बोट फॉर्म के स्टेबल कन्फर्म होती है, इसलिए ब्लैक फॉस्फोरस इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस एंड वी राइट P6X। इस तरीके से इसको लिख देते हैं। तो 3 फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस हो गई। फिर देखें, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्रिपरेशन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस की प्रिपरेशन देख लीजिए। तो व्हाइट फॉस्फोरस को 2 तरीके से प्रिपेयर करते हैं। वन इज कॉल्ड एज रिटॉर्ट प्रोसेस एंड इट इज एन ओल्ड प्रोसेस। और सेकंड है इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस, इसको आर्क प्रोसेस भी बोलते हैं।
और दिस इज मॉडर्न प्रोसेस। तो दो प्रोसेस अपने पास हो गए, वन इज रिटॉर्ट प्रोसेस और ओल्ड प्रोसेस, ये मॉडर्न प्रोसेस है। तो देखें इनके बारे में इस तरीके से। तो रिटॉर्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, एक ओर आती है अपने पास, उसको बोलते हैं फॉस्फोर। ना इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक और है कैल्शियम फॉस्फेट की, इसको बोलते हैं फॉस्फोराइट। इसको ट्रीटमेंट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो ये मिलता है कैल्शियम सल्फेट प्लस H3PO4। दिस जनरली एग्जिस्ट एज वाइट प्रेसिपिटेट अंडर कंसंट्रेटेड कंडीशन। तो यहां से अपने को मिल जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो और इस फॉस्फोरिक एसिड को H3PO4 को हीट करते हैं। तो हीट करते करते फाइनली सब वाटर निकाल करके इट गिव्स P2O5 या P2O5 एग्जिस्ट एज P4O10, इस तरह से आ जाएगा। और ये P4O10 when treated with carbon in the form of coke, तो ये तीन स्टेप्स हैं इसके। coke it will gives P4 plus CO गैस, ये भी गैस फॉर्म में आता है। इस सिस्टम की कूलिंग करेंगे तो विल गेट P4 वाइट, ऐसे ही हो जाता है। और एक पॉसिबिलिटी इसमें और भी रहती है थोड़ी सी, कि H3PO4 को हीट करें एक ही स्टेप तक, ताकि ये दे दे HPO3, दैट इज कॉल्ड एज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो यहीं तक लाते हैं कभी कभी मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी कोक से रिएक्ट करके हमें दे सकता है P4 प्लस CO प्लस H2। कूलिंग करेंगे तो P4 CO निकल जाएगा, उड़ जाएगा, गैस फॉर्म में है, विल गेट P4 एंड वाटर। इसका फायदा ये है। और इसी रीजन से व्हाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर। ये ज्यादा प्रोमिनेंट रिएक्शन है इस प्रोसेस की, कि पानी भी मिल जाता है एंड व्हाइट फॉस्फोरस ठंडा करेंगे, दोनों लिक्विफाई, व्हाइट फॉस्फोरस स्टोर्ड इन वाटर। और एक बात क्या, व्हाइट फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर जो है लगभग 32 डिग्री सेल्सियस है। इग्निशन टेम्परेचर सो दैट इट कैचेस फायर, यानी जैसे ही आता है इट रिएक्ट विद O2 एंड गिव्स P4O10 प्लस लाइट। इसलिए इसको बोलते हैं फॉस। फॉस मीन्स लाइट, लाइट कैरिंग सब्सटेंस। फॉस्फोरस का बेसिक मतलब क्या, लाइट कैरिंग सब्सटेंस। तो P4 व्हाइट फॉस्फोरस एयर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके P4O10 प्लस लाइट, यानी इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन कॉल्ड एज केमिल्यूमिनेसेंस। इसको यहां कभी कभी बोल देते हैं फॉस्फोरिसेंस। फॉस्फोरस की बात हो रही है, फॉस्फोरिसेंस बोल देते हैं, ठीक है। और इसी रिएक्शन को कभी कभी हम लोग एक वर्ड बोलते हैं गोस्ट सिग्नल। वी कॉल द रिएक्शन एज गोस्ट सिग्नल। गोस्ट सिग्नल मतलब ऐसा कि जो जानवरों की हड्डी में फॉस्फोरस होता है, आपको पता ही है हड्डी में बोन मैरो है, तो वो फॉस्फोरस जानवरों की हड्डी में गर्मी के दिनों में, समर डेज जहां टेम्परेचर 32 के आसपास आ सकता हो, तो इट में कैच फायर एंड गिव्स P4O10 प्लस लाइट। तो ये जहां हड्डियां मिलेंगी ये वहां ये फिनोमेना ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। और हड्डियां हमें जनरली कहां मिलती हैं, क्रिमेशन ग्राउंड्स में, ठीक है, जहां लाशों को जलाया वलाया जाता है। तो लाशों को जहां जलाया जाता है वहां हम लोग अज्यूम करते हैं कि भूत ऊत जैसा कुछ है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं गोस्ट सिग्नल, बिकॉज इट ग्लोज लाइट। तो P4 लाइट ग्लो करता है इस तरह से, तो वी कॉल्ड एज गोस्ट सिग्नल। तो ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा गोस्ट सिग्नल की। और ये अनस्टेबल फॉर्म है, इट कैचेस फायर अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस इग्निशन टेम्परेचर। तो ये है प्रिपरेशन। इसमें 3 स्टेप्स में काम हुआ है, 4 स्टेप में काम हुआ है। इसको थोड़ा और आसानी से हम लोग कर लेते हैं इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस और आर्क प्रोसेस। इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस और आर्क प्रोसेस में क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे जिसमें 2 ग्राफाइट आर्क डालेंगे। ये है ग्राफाइट आर्क्स,
हाई पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से कनेक्ट किया, दीज आर ग्राफाइट आर्क, ठीक है। और इसके अंदर एक मिक्सचर डाल देंगे, किसका, Ca3 कैल्शियम फॉस्फेट प्लस सिलिका SiO2 प्लस कोक, ये सब तीनों एक साथ मिला के डालें। और स्टील का एक कंटेनर है जो इतना टेम्परेचर झेल सके। तो ऐसे में देखो क्या रिएक्शन आती है, वो देखें ध्यान से। दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट, दैट इज फॉस्फोराइट रिएक्ट विद SiO2। तो SiO2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CaSiO3, जैसे स्लैग बनता था, कैल्शियम सिलिकेट प्लस P4O10, एंड दिस P4O10 combines with coke and gives P4 plus CO। डायरेक्टली एक ही स्टेप में ये दोनों काम एक ही स्टेप में हो जाएंगे, यानी फर्नेस ओपन करेंगे, विल गेट व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। CO निकल जाएगा, व्हाइट फॉस्फोरस इस तरह से। तो हीट करेंगे, हॉट कंडीशन में आता है, कूलिंग कर लेंगे, फॉस्फोरस सॉलिडिफाई हो जाएगा, पानी डाल देंगे ताकि स्टेबल भी हो जाए, फाइनली इट इज स्टोर्ड इन वाटर। तो ये हैं दो रिएक्शन, दिस इज retort process or old process, electrothermal process or arc process, or we call this as modern process. This is how we can prepare phosphorus. बाकी white phosphorus से red phosphorus को convert करना, white से black करना, इन सब की कुछ conditions हैं temperature and pressure की, तो ये electropic conversion भी आप कर सकते हैं। फिर देखें properties of white फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज देख लें, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो देखें इसको पहले, लाइक P4 व्हाइट फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज देखें। तो पहला काम यह है कि अगर P4 व्हाइट फॉस्फोरस को हैलोजन से रिएक्ट कराते हैं X2, तो पहले स्टेप में बनता है PX3 और X2 एक्सेस कर देते हैं तो बनता है PX5, ठीक है। स्पेशली PF5, PI5 थोड़ा डिफिकल्टी ना, बिकॉज PI5 इज हाईली अनस्टेबल। लेकिन अगर इसी को हम ट्रीटमेंट कर दें, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। SOCl2 दैट इज थायोनिल क्लोराइड से ट्रीटमेंट करें, then it gives PCl3. PCl3 is the product. Other products are SO2 and S2Cl2. ये हैं S2Cl2 का ध्यान रखिएगा। S2Cl2 has open book like structure, जैसा H2H2O2 का होता है। So it is open book like structure, ऐसे है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉस्फोरस की, व्हाइट फॉस्फोरस की। बाकी जो अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं देख लीजिएगा। फॉस्फोरस रिएक्टिंग विद डाइल्यूट NaOH और KOH, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेयर इट शोज डिस्प्रोपोर्शनेशन। और डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या बनाएगा, एक तो ये फॉस्फीन गैस बनाता है और NaH2PO2 प्लस H2O, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ठीक है। फॉस्फीन इज कलरलेस, poisonous gas having smell of rotten fish। rotten fish like smell है। इसमें फॉस्फोरस देखिएगा 0 से -3 और 0 से +1, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
और एक बात और ध्यान रखना, इसी रिएक्शन का एक साइड प्रोडक्ट है P2H4, यानी ये भी रिएक्शन पैरेलल में चल रही है, बट जो नीचे की रिएक्शन लिखी गई है वो मेजर है, तो ये ध्यान रखिएगा। P2H4 इज लाइक N2H4, जैसे हाइड्रोजन होती थी नाइट्रोजन में, जैसे यहाँ P2H4, इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल। P2H4 is highly inflammable. It catches fire. P2H4 plus O2 gives P2O5 plus H2O. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको कभी कभी एक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, वॉर्टेक्स रिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉस्फोरस या सिंपली वॉर्टेक्स। वॉर्टेक्स क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने एक कंटेनर लिया है जिसमें P4 प्लस वाटर, बिकॉज व्हाइट फॉस्फोरस स्टोर्ड इन वाटर। अब इसके अंदर मान लो आपने कहीं से डाल दिया है क्या, बेस लाइक NaOH, और एक टेस्ट ट्यूब आपने निकाल के ऐसे कर दिया, पानी के कंटेनर में रख दिया ऐसे ऐसे कुछ करके। तो जब ये रिएक्शन होगी डिस्प्रपोर्शनेशन P4 प्लस व्हाट NaOH, तो ये सब तो बनेंगे ही, फॉस्फीन वॉस्फीन, ये P2H4 भी बनेगा स्मॉल अमाउंट में, बिकॉज दिस इज माइनर रिएक्शन, ये माइनर रिएक्शन है और ये एक मेजर रिएक्शन। तो बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये P2H4 हवा में आते ही इट कैचेस फायर और इस तरह की रिंग्स बनने लगती, स्मोक रिंग्स इनको बोलते हैं, और वॉर्टेक्स। इट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, बिकॉज दिस इज हाईली इन्फ्लेमेबल। कभी पूछा जाए व्हाट आर वॉर्टेक्स रिंग और इनके रेफरेंस टू व्हाइट फॉस्फोरस, तो इसी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट दैट इज P2H4, इट कैचेस फायर और इग्नाइट हो जाता है, जिससे ये रिंग्स टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं रिगार्डिंग व्हाइट फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस डज नॉट डिस्प्रपोर्शनेट, अदर रिएक्शंस आर आल्सो शोन बाय रेड फॉस्फोरस, बट डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं शो करता, इट इज दी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। नेक्स्ट देखें, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कंपाउंड्स में अपने पास है क्या, एक फॉस्फोरस हैलाइड्स लाइक PX3 और PX5, we called as phosphorus halides, and second is oxy acids of phosphorus, और थर्ड है oxides of phosphorus, ऑक्साइड्स ऑफ। तो तीन प्रॉपर्टी हैं PX3 PX5, तो इनके बारे में देख लेते हैं। PX3 एंड व्हाट बोलो, और जिसमें PX3 में भी अगर इंपॉर्टेंट बोलें तो अपन क्या बोलते हैं, PCl3 एंड PCl5 की ही बात करते हैं मेनली, ठीक है। तो PCl3 PCl5 की अगर बात करें, ठीक है, तो ऑक्साइड्स हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस में देखें, हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस PX3, तो PCl3 ट्रायगोनल प्लेनर है, ये लोन पेयर ट्रायगोनल प्लेनर, बट PCl5 है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ये इक्वेटोरियल पोजीशन और ये कहलाती है एक्सियल, और हमें मालूम है PCl एक्सियल bond length is more than PCl equatorial. थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए
और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। ये आपको ध्यान रखना है। PCl एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज मोर देन व्हाट? PCl व्हाट बोलो? इक्वेटोरियल। और ये इसका स्ट्रक्चर है, दिस इज गैस फेज। अब PCl5 अगर सॉलिड लेते हैं तो इट एग्जिस्ट एज P2Cl10, डायमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, विच एग्जिस्ट एज PCl4 प्लस PCl6 माइनस। तो बी केयरफुल, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और यहां पे sp3d2। तो ये दो हाइब्रिडाइजेशंस हैं। तो कभी हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए सॉलिड स्टेट ऑफ PCl5, तो सॉलिड स्टेट में दो हाइब्रिडाइजेशन आएंगे बिकॉज इट एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म। इसलिए इसको अगर सॉलिड को मेल्ट किया जाए तो द लिक्विड ऑब्टेन्ड इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई PCl5 molten is electrically conducting. PCl5 molten is electrically conducting. PCl5 molten is electrically conducting. तो ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और कुछ रिएक्शंस हैं वो देख लीजिएगा, लाइक PCl3 की रिएक्शन करें। PCl3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अपने को मिलेगा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, प्लस HCl। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। हेलोजन से लाइक क्लोरीन से ट्रीटमेंट करेंगे PCl5 आ जाएगा, ठीक है। और यही रिएक्शन इसकी आ जाती है SO2Cl2 से भी। SO2Cl2 is called as sulfural chloride. So again it gives PCl5 plus SO2. Very important reaction, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और PCl3 लाइक ट्रीटमेंट कर दें कार्बोक्सिलिक एसिड से तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। ये क्या मिल जाएगा? RCOCl, ठीक है, प्लस H3PO3 मिल जाएगा। PCl3 को ट्रीटमेंट कर दें अल्कोहल से तो क्या मिल जाएगा? RCl प्लस। ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। दीज टू आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट लिखते हैं PCl5। PCl5 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नो, PCl5 की रिएक्शंस देखें, इसका हाइड्रोलिसिस करें it gives H3PO4 plus HCl। लेकिन अगर इसको H2O से ट्रीटमेंट करें 1:1 रेशियो में, दैट इज इक्विमोलर, देन इट गिव्स POCl3 plus HCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हेन वी गो फॉर एक्सेसिव हाइड्रोलिसिस वी गेट दिस। व्हेन 1:1 रेशियो में इसको ट्रीटमेंट करते हैं तो ये हो जाता है। इसको हीट करेंगे तो इट डिकम्पोजेस टू गिव PCl3 प्लस Cl2 में ये बन जाता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। और इसको भी एज ए हैलोजिनेटिंग एजेंट यूज करते हैं फॉर अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। So it gives RCl plus H3PO4. It gives RCOCl plus H3PO4.
और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इट रिएक्ट्स विथ P4O10। P4O10 से अगर इसकी रिएक्शन करा दें तो इट गिव्स POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसकी। तो एक रिएक्शन और इसकी देखिएगा, PCl5 इज रिएक्टिंग विद SO2। अगर PCl5 SO2 से रिएक्ट करती है देन इट इज गोइंग टू गिव अगेन POCl3 प्लस SO2Cl2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। These are important reactions of PCl5. Next देखें, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो ऑक्सी एसिड्स में अपने पास कौन कौन से एसिड हैं? H3PO4 एक ऑक्सीजन कम की, H3PO3 एक ऑक्सीजन और कम की, H3PO2। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड और समटाइम्स ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। एक और बढ़ा दें ऑक्सीजन, ये इसको बोलते हैं रेफरेंस एसिड। एक और बढ़ा दें तो वी कॉल्ड एज परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। तो ये बेसिक एसिड है फॉस्फोरस के, जिनके स्ट्रक्चर्स देख लें। फॉस्फोरिक एसिड कुछ इस तरह से है। इन सभी में फॉस्फोरस पेंटावैलेंट है, लाइक दिस। सो इट इज ट्राइप्रोटिक। ठीक है। फॉस्फोरस एसिड POH OHNH, so it is diprotic or dibasic. Hypophosphorus acid is like OH. So in all oxy acids of phosphorus, phosphorus is pentavalent. ट्राईवैलेंसी से इसका एसिड नहीं है। तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ये परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनाएंगे? ना हमें मालूम, मैक्सिमम कोवैलेंसी यहां यूज हो गई है, तो इट विल गिव परऑक्सी बॉन्ड। इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इट इज ऑल्सो ट्राइप्रोटिक। लेकिन इसमें खास बात क्या होगी, यहां सारी हाइड्रोजन इक्वली एसिडिक हैं, ये दोनों इक्वली एसिडिक हैं, ये तो एसिडिक ही नहीं है। यहां फर्स्ट, लेट्स से सेकंड और थर्ड, 3 हाइड्रोजन अगर कर दें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट और सेकंड तो इक्वली एसिडिक हैं और मोर देन थर्ड है, क्योंकि इसके लॉस होने से क्या मिलेगा? रेजोनेंस स्टेबलाइजर आयन। रेजोनेंस इसके लॉस से कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजर आयन अपने को नहीं मिलना है। ये है H3PO5 परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, लाइक दिस। फिर इनके अलावा कुछ, ठीक है, इन एसिड्स को कभी कभी बोलते हैं नॉर्मल एसिड्स। नॉर्मल ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। नॉर्मल ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। फिर देखते हैं इसके अलावा डिराइव्ड देख लेते हैं। डिराइव्ड ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो डिराइव्ड में क्या क्या हो जाएगा अपने पास? HPO3 कॉल्ड एज मेटा फॉस्फोरिक एसिड।
और मेटाफॉस्फोरिक एसिड कैसे आएगा? हाउ विल यू जनरेट? H3PO4 से हीट करें और एक ही H2O निकालें, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और 2 टाइम्स H3PO4 करें, इससे वाटर निकालें तो वी गेट H4P2O7, तो इसको डिराइव्ड एसिड कहते हैं। दिस इज पायरो और डाई फॉस्फोरिक एसिड, दिस वी कॉल्ड एज पायरो और डाई फॉस्फोरिक एसिड। तो ये डिराइव्ड एसिड कहलाते हैं। इसी तरह H3PO3 से हम 2 टाइम्स करके H2O निकाल लें तो वी गेट H4P2O5, वी कॉल्ड एज पायरो और डाई फॉस्फोरस एसिड। इस तरीके से आते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स देख लें। मेटाफॉस्फोरिक एसिड तो सब जगह इन सभी कंपाउंड में फॉस्फोरस पेंटावेलेंट H4P2। पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज लाइक दिस, it is tetraprotic. Hypophosphoric acid is like this. It is diprotic. H4P2O5. तो ये इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड्स हैं जो आपको ध्यान रखने। स्ट्रक्चर कितनी सिग्मा कितनी पाई बॉन्ड, कौन सी सिग्मा कौन सी पाई बॉन्ड, वो बॉन्डिंग रिलेटेड इन क्वेश्चन आते हैं। और इन सबसे इंपॉर्टेंट अलग हटके अपने पास एक एसिड और है जिसको हम लोग वही बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कॉल्ड एज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें हाइपो भी है एक भी है, H4P2O6। H4P2O6 इज कॉल्ड एज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और ऐसे बन जाता है, इसमें PP बॉन्ड है, OH OH, ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। और इसी तरह लाइक दिस। और इसी तरह एक वर्ड हम लोग बोलेंगे आइसोहाइपो फॉस्फोरिक एसिड। तो आइसोहाइपो में क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन बीच में आ जाती है, we called it, this is triprotic, this is tetraprotic, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। फिर इसके एक और कंपाउंड है ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ phosphorus. One is P4O10, that is dimer of P2O5. Another is P4O6, which is dimer of P2O3 acid. तो ये जो ऑक्साइड्स हैं P4O10 और P4O6, इसको हम लोग इसको बोलते हैं टेट्राफॉस्फोरस डेकाऑक्साइड और एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और इसको बोलेंगे एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस एसिड। तो ये दो एसिड हैं, इनके स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। P4O10 is like this, phosphorus, oxygen, phosphorus, oxygen, oxygen, phosphorus, oxygen, और बाकी बॉन्ड इसके अंदर है, देखिएगा ONO, इस तरह से ONO, और ये है इनकी डबल बॉन्ड। दिस इज P4O10। What is hybridization of phosphorus? sp3. Hybridization of oxygen
sp3 bend shape tetrahedral. This overall structure is called as cage like structure. इस तरह से है. इसी तरह P4O6 है. P4O6 में देखें, PO इस तरीके से है. फिर एक ऑक्सीजन ऐसे है, इस P4O6. दिस इज ऑल्सो हैज केज लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. और P4O10 दिस इज योर यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर रिमूव करता है. और जब जब किसी रिएक्शन में इसको एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करोगे, P4O10 किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट करेगा और एक H2O को निकालेगा. यहां एनहाइड्राइड बनेगा प्लस मेटाफॉस्फोरिक एसिड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. H3PO3 यानी यहां पे क्या बनना अपने को, मेटाफॉस्फोरिक एसिड. ठीक है. तो ये जरूर ध्यान रखिएगा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत अच्छा खासा यूज करते हैं. ठीक है. जैसे ऐसे मान लो HNO3 है, HNO3 को ट्रीटमेंट कर दें P4O10 से, तो क्या करेगा इसको, N2O5 इसका एनहाइड्राइड प्लस HPO3. ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइक अमाइड्स, इनका ट्रीटमेंट करें P4O10 से तो क्या मिलता है, RCN, और अगला प्रोडक्ट क्या हो, HPO3. इस तरीके से. ठीक है. और एसिड्स का ट्रीटमेंट कर दें P4O10 से तो क्या मिलते हैं, एनहाइड्राइड. तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज other product. One molecule of water is removed, so it also acts as what, dehydrating agent. These are its property where it acts as dehydrating agent. तो ये हो गया. नेक्स्ट देखें, देखिए नेक्स्ट देखें, वी हैव ऑक्सीजन फैमिली. ऑक्सीजन फैमिली देखें. ऑक्सीजन फैमिली में वी हैव और वी कॉल्ड एज chalcogens, oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Polonium is radioactive. तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी है. जनरल कन्फिगुरेशन NH2NP2. इसकी कोवैलेंसी कितनी है, 2 है. बाकी सब की कोवैलेंसी 2, 4 and 6. ठीक है. ऑक्सीजन की लिमिटेड है बिकॉज ऑक्सीजन एटम लैक्स वैकेंट ऑर्बिटल. ठीक है. तो देखें इसमें ऑक्सीजन एंड सल्फर आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दिस इन दिस ब्लॉक. तो ऑक्सीजन देखें पहले. प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए. तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो. उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो. हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे. तो ऑक्सीजन के शोज एलोट्रोपी एंड एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, O2 and O3. O2 को हम लोग बोलेंगे डाई ऑक्सीजन, जिसको कैजुअली ऑक्सीजन बोल देते हैं. O3 इज कॉल्ड एज ओजोन. इट इज पेल ब्लू कलर गैस. ठीक है. ऑक्सीजन इज कलरलेस, लेकिन ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक एज पर MOT थ्योरी, एंड ओजोन इज डाईमैग्नेटिक. Ozone exists in 2 types of structure. ऐसे दिखा दें या ऐसे दिखा दें, और we can indicate it by resonance hybrid.
सो ये है बेंट शेप, ठीक है, बेंट शेप ऑफ व्हाट, ओजोन मॉलिक्यूल, O3 एंड व्हाट, ओजोन पॉइजनस है, दिस इज पॉइजनस गैस। तो ओजोन के बारे में प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन के अगर प्रिपरेशन करना है तो देखें इसे, सॉरी NH2NP4, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फैमिली इज NH2NP4, सॉरी नॉट NP2। तो ये डाई ऑक्सीजन है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं इसकी भाई, क्लाउडेज प्रोसेस, क्लाउडेज प्रोसेस बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर बेस्ड है ये अपना क्लाउडेज प्रोसेस, ठीक है। तो ये इससे हमें O2 मिल ही जाएगा, N2 इज गिवन ऑफ द बाय प्रोडक्ट। और बाकी हमारे पास बहुत सारी रिएक्शन है जब हम लैब में जनरेट कर सकते हैं क्या, ऑक्सीजन गैस। तो लैब में कैसे जनरेट करेंगे ऑक्सीजन गैस, तो बाय हीटिंग ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। तो लैब प्रिपरेशन ऑफ O2 गैस। तो लैब प्रिपरेशन अगर इसकी करनी है O2 गैस की तो किस तरह से कर सकते हैं, लाइक हीटिंग, वन ऑफ द मेथड इज लाइक हीटिंग KClO3 which MnO2 is used as catalyst, it gives KCl plus O2, यहां से मिल जाएगा। दूसरा तरीका अपने पास है लाइक KMnO4 को हीट कर दें, it gives K2MnO4 plus MnO2 plus O2 मिल जाएगा। और क्या हीट कर दें, लाइक K2Cr2O7, these are oxygen rich compound, gives K2CrO4 plus Cr2O3 plus O2 मिल जाएगा। लाइक H2O2 हीट कर दें, it gives H2O plus O2, यहां से मिल जाएगा। एंड लाइक KO2 plus CO2 कर दें, K2CO3 plus O2, this reaction is used in submarines। सबमरीन्स में CO2 एक्सेल्ड CO2 को, जो हम एक्सेल कर रहे हैं अपनी सांस से, इस CO2 को ये O2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। सबमरीन्स का जनरेशन मैकेनिज्म है, दैट आर लैब प्रिपरेशन। बाकी अपने को किसी भी मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलना है, अल्टीमेटली उसका ऑक्साइड ही मिलना है, ठीक है। तो इसमें और कोई नई बात नहीं है। ओजोन प्रिपरेशन करना है, देखो ओजोन की रिगार्डिंग we used a device called as Simon ozonizer, या जो भी ऑक्सीजन से ओजोन बनाए, that the device is called as ozonizer। तो यहां ओजोन बनाने के लिए क्या करते हैं, एक इस तरह से कंटेनर लेते हैं ग्लास का बना हुआ, और यहां एक ओपनिंग कर देते हैं, यहां से एंट्री कराते हैं ड्राई O2 गैस, यहां क्लोज कर देते हैं, और इधर टिन की फॉयल लगा देते हैं, और इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर देते हैं। यानी अब यहां अल्टरनेटिंग करंट सोर्स हमें यूज करना है। और जब भी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स हम लोग यूज करते हैं, वी कॉल्ड एज साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जब इस साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे यूजिंग दिस, तो यहां पे जो रिएक्शन होगी क्या, इस सिस्टम के अंदर, दैट इज 3O2 विल डेवलप इक्विलिब्रियम विद 2O3, ठीक है। यही एटमॉस्फेयर में होती है यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वो यहां पे हो जाए। यानी इस सिस्टम से जो ऑक्सीजन निकलेगी, दैट इज मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3, इसको बोलते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। फिर ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन को हम लोग पास कर सकते हैं
टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल ओजोन एब्जॉर्ब कर लेगी, तो टर्पेंटाइन ऑयल एब्जॉर्ब्स ओजोन, ये ध्यान रखिएगा। और अल्कलाइन पायरोगैलॉल एब्जॉर्ब्स O2, इसको पास कर देते हैं अल्कलाइन पैरोगैलॉल से। तो यहां पे अल्कलाइन पैरोगैलॉल से पास करेंगे, तो O2 हट जाएगा, विल गेट ओजोन, ये आ जाएगा। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हो जाएगी ओजोन की। फिर ओजोन की कुछ रिएक्शंस देख लें। तो देखिए, ओजोन रिएक्ट विद सिल्वर और इसको ब्लैक कर देता है, और इस रिएक्शन को टेस्ट यूज करते हैं, ऐसे टेस्ट, और लिखते हैं क्या, ओजोन कॉजेज ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर फॉयल। और रिएक्शन यहां क्या होती है, देखो ध्यान से, O3 प्लस गिव्स O2 प्लस Ag2O, और Ag2O फिर डिकम्पोज करता है ओजोन के साथ, गिव्स Ag प्लस O2। नाउ दिस Ag इज ब्लैक, दिस सिल्वर इज ब्लैक। दूसरा, ओजोन causes tailing of mercury. Tailing of mercury means mercury loses its meniscus when comes in contact with ozone. Means mercury loses its meniscus when comes in contact with ozone। तो देखो इसमें, यानी अगर एक कंटेनर है, मान लो जिसमें मरकरी है, लेट्स से क्लोज्ड है, ऊपर से भरा पड़ा है मरकरी, अगर इस सिस्टम में ओजोन गैस की एंट्री करा दो, तो ये जो मेनिस्कस है इसका ऊपर वाला, ये मेनिस्कस इसका टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। वैसे तो कन्वेक्स मेनिस्कस है, टेढ़ा वैसे बोलते हैं। और रिएक्शन क्या आएगी, ओजोन प्लस Hg लिक्विड, इट गिव्स Hg2O प्लस O2। वी कॉल दिस एज मरकरी सब ऑक्साइड। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओजोन कॉजेज व्हाट। फिर देखें, ओजोन को ट्रीटमेंट कर दें KOH से, तो इट गिव्स KO3 प्लस O2 प्लस H2O, वी कॉल्ड एज पोटेशियम ओजोनाइड, एंड दिस इज orange red solid. Potassium ozonide is, and this is test of, again test of ozone, that is ozone gas when passed through KOH or NaOH, it gives ozonide। और ओजोन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ओजोन हमेशा O2 देगा और नेसेंट ऑक्सीजन। O2 इज ऑलवेज द प्रोडक्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, जिसको ऐसे लिखेंगे O2 प्लस H2O प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ओजोन की रिएक्शन विद आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, I2, इट गिव्स I4O9, येलो पाउडर। These are the various properties of ozone. Now we will discuss sulfur. Sulfur exists in, shows allotropy,
and generally exists in two forms. Rhombic sulfur and monoclinic, or it is octaatomic like एसेट. एसेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सल्फर रोम्बिक और मोनोक्लिनिक. एसेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे करके है, लाइक दिस. ये सल्फर एटम्स की पोजीशन है. सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज को बोलते हैं पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर और क्राउन. पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर और क्राउन स्ट्रक्चर सल्फर का है. तो देखें इसे, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर और क्राउन स्ट्रक्चर, ठीक है. और अगर फिजिकली इसको देखें तो इट अपीयर्स लाइक दिस. इस तरह के इसके क्रिस्टल्स होते हैं. इस तरह से होते हैं इसके क्रिस्टल्स, डमरू जैसे. यानी आप देख के इसके क्रिस्टल ऐसे होते हैं, हेक्सागन टाइप के, लाइक इलोंगेटेड शीट्स. तो आप देख के ही डिफरेंस जनरेट कर सकते हैं. सल्फर रोम्बिक एंड सल्फर मोनोक्लिनिक. सल्फर रोम्बिक और सल्फर मोनोक्लिनिक ये 95.6 डिग्री सेल्सियस के ट्रांजिशन टेम्परेचर से इंटरकन्वर्टेबल है. ठीक है. फिर देखें प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट देखें प्रिपरेशन ऑफ सल्फर. सल्फर नेचर में एग्जिस्ट करता है सच, और इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं फ्रेश प्रोसेस. फ्रेश प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच सल्फर एग्जिस्ट इन नेचर इज एक्सट्रैक्टेड. ठीक है. और इट एग्जिस्ट एज एसेट इस तरीके से. ठीक है. और फ्रेश प्रोसेस में करते क्या है, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है. तो इसमें क्या करते हैं, ये दिस इज सल्फर डिपॉजिट. सल्फर नेचर में एसिड की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, कोई कंबाइंड फॉर्म नहीं है. तो इसमें क्या करते हैं, वी ड्रॉ 3 कॉन्सेंट्रिक पाइप. आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस तरह से 3 कंसेंट्रिक पाइप्स ड्रिल कर करके डाल देते हैं. ठीक है. और इन्हीं पाइप से क्या करते हैं, एक पाइप से एंट्री कराते हैं हम लोग सुपर हीटेड वाटर. इस पाइप से एंट्री कराते हैं प्रेशराइज्ड O2 गैस. सुपर हीटेड वाटर मीन्स वाटर हीटेड एट 180 डिग्री सेल्सियस. यानी 180 डिग्री सेल्सियस पे भी वो वेपराइज ना करे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर का वाटर. और इस एक पाइप से क्या, ये जाएगा नीचे, प्रेशर अप्लाई करेगा. पहले तो ये वाटर जाके पिघला देगा इसको, सल्फर को, और पिघलाने के बाद एक पाइप क्या करेगा, इस पे प्रेशर लगाएगा. तो इसकी साइड वाली पाइप से क्या करेगा, राइज करना स्टार्ट कर देगा. यानी एक पाइप से सल्फर ऊपर बाहर आ जाएगा. ठीक है. जैसे अब ऐसे यही काम अपन क्या करते हैं, सी में करते हैं, ऑयल निकालने के लिए. कभी ऑयल निकालने वाले पंप में भी यही मैकेनिज्म यूज करते हैं. ऊपर से प्रेशर डालते हैं तो नीचे से वो राइज करता है. तो यहां से सल्फर आ जाएगा एसिड. एसिड इन द फॉर्म ऑफ फोम, सल्फर फोम. तो 3 कंसेंट्रिक पाइप वी कॉल्ड एज फ्रेश प्रोसेस. बाकी
लैब में बनाना है तो हमें जनरली लैब में कोलाइडल सल्फर मिलता है, तो हम थायोसल्फेट आयन का कंपाउंड लें और इसको ट्रीटमेंट कर दें डाइल्यूट H2SO4, तो जनरली हमें मिल जाता है क्या, ये सल्फेट आयन SO2 प्लस S8 ऐसे मिल जाए। दिस इज कोलाइडल सल्फर which settle down as yellow solid on standing। ये है सल्फर एक्सट्रैक्शन, दिस इज थायोसल्फेट आयन, दिस आयन वी कॉल्ड एज थायोसल्फेट आयन। ये लैब मेथड हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखें इसकी। सल्फर एसिड रिएक्ट विद O2 गिव्स SO2, बट SO3 नहीं मिलेगा जब तक आप कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग कभी कभी बोलेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये PCl3 और PCl5 जैसी कहानी नहीं, तो सल्फर कुछ भी कर लो, लिमिटेड लो या एक्सेस लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सल्फर हमेशा SO2 ही बनाएगा, लिमिटेड और एक्सेस SO2। ठीक है, V2O5 यूज करते हैं कैटलिस्ट, और समटाइम्स NO इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, बाकी सल्फर हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जिट फॉर्म्स S2H2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और अगर सल्फर को ट्रीटमेंट कर दें कंसंट्रेटेड HNO3 से, तो इट फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NO2 प्लस H2। इस तरीके से रिएक्शंस होता है। बाकी सल्फर मेटल है, किसी भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल सल्फाइड। तो ये है रिएक्शन सल्फर की, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नाउ कंपाउंड। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में पहले ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, फिर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सल्फर की दो ऑक्साइड है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, वी कॉल्ड एज सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। और एसिड्स में अपने पास दो एसिड्स हैं, इसके दो एसिड्स हैं सल्फर के, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, इसके अलावा H2SO5 को बोलते हैं पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड और कैरोज एसिड। और एक इसी में और लिख लेते हैं H2S28, इसको बोलते हैं पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड और समटाइम्स कॉल्ड एज मार्शल्स एसिड। इस तरीके से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इनके स्ट्रक्चर्स देख लें पहले। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर की बात कर लें आप लोग। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर की बात करें तो पहला है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, like this sulfuric acid. So it is diprotic, and it has two hydrogen, 1 and 2, both are equally acidic, 1 is equal to 2. Next we have sulfurous acid, ये relatively weaker है,
रिलेटिवली वीकर एसिड, इस तरीके का है, यहां डाइप्रोटिक है बट 2 हाइड्रोजन है, 1 2 इक्वल टू 2। ओके, नाउ कैरोज एसिड जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, H2SO5, इसमें परऑक्सी बॉन्ड आ जाएगी, S डबल बॉन्ड O OH OOH। सो 2 हाइड्रोजन है, 1 and 2, 1 is more acidic than 2 because of loss of 1 will generate resonance stabilized anion. Loss of second hydrogen does not generate, but it is diprotic. Diprotic, ठीक है, ये एसिड है। फिर हमारे पास है मार्शल्स एसिड, H2S2O8 और पर ऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी पर एसिड्स हैं। स्ट्रक्चर इस तरीके से, लेकिन ये सिमेट्रिक सिस्टम है, 2 हाइड्रोजन है, 1 and 2, डाइप्रोटिक तो है ही सही। इनफैक्ट ऑल ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, all oxy acid of sulfur are diprotic, बट यहां 1 is equal to 2। ये ध्यान रखिए, एग्जाम में बहुत पूछते हैं इसके रिगार्डिंग कि दोनों में परऑक्सी बॉन्ड है, बट एक में एक हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक, एक में कम, बट दूसरे में सेकेंड। इसके अलावा हम लोग कभी कभी बात कर सकते हैं एक और एसिड की इंपॉर्टेंट है, that is thiosulfuric acid. Thiosulfuric acid is H2S2O3। तो बहुत ध्यान रखिएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन रिप्लेस्ड बाय सल्फर है, और ये है इसका स्ट्रक्चर। बी केयरफुल, और कुछ ना बनाएं। सो वी हैव 2 हाइड्रोजन, 1 and 2, and 1 is same acidic as 2, we called as thiosulfuric acid। ये ऑक्सीजन रिप्लेस हुआ है, ये वाला ऑक्सीजन रिप्लेस नहीं हुआ है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट एसिड जो आपको और भी पता होना चाहिए इसमें, लाइक प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। देखना ध्यान से, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। सो व्हाट इज पायरो सल्फ्यूरस एसिड? H2SO3 2 टाइम्स कर लेंगे, माइनस H2O, H2S2O5, दैट इज पायरोसल्फ्यूरस एसिड। और पायरोसल्फ्यूर इसी तरह H2SO4 2 टाइम्स, माइनस H2O, H2S2O7, we called as pyrosulfuric acid, और ये है अपना पायरोसल्फ्यूरस एसिड। तो इनके स्ट्रक्चर्स देखिएगा, यहां पे हम बनाते हैं। पायरोसल्फ्यूरस एसिड एक एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 and 2, 1 इज मोर एसिडिक देन 2, और ये सल्फर सल्फर बॉन्ड है, एक में 6 वैलेंसी, एक में 4 वैलेंसी। और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में SOS बॉन्ड। तो एग्जाम में इनके स्ट्रक्चर रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक दिस। तो ये सारे ऑक्सी एसिड्स हैं, किसके? सल्फर के हैं। इनके स्ट्रक्चर्स ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इनके अलावा 2 एसिड्स की जरा हम और बात कर लेते हैं। वन इज थायोनिक एसिड एंड थायोनस एसिड। थायोनिक एसिड इज H2SnO6, इट इज H2SnO4। ये सब डाइप्रोटिक हैं, इट इज S डबल बॉन्ड O OH, N-2 सल्फर बीच में आएंगे,
हमेशा ऐसे ही बनेंगे, ये हमेशा ऐसे ही बनेंगे, लोअर वैलेंसी S N-2SOH, ये आपको ध्यान रखना है। और N शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 2 हुआ तो डाइथायोनस, और डाइथायोनिक 3 हुआ तो ट्राई टेट्रा, जो भी आए तो ये आप बना के देखिएगा। और हमें जैसे बोला कि आपको ऑल ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर आर व्हाट, डाइप्रोटिक। ये भी कैसे हैं, डाइप्रोटिक हैं, और बोथ हाइड्रोजन इज इक्वली एसिडिक। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट देखें, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इंडस्ट्रियली सल्फ्यूरिक एसिड को जो है 2 मेथड से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। वन इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अदर इज कॉल्ड एज लेड चेम्बर प्रोसेस। ये है दो, दिस इज मॉडर्न प्रोसेस। देखिए इसमें क्या करना है, सल्फर एसिड एग्जिस्ट इन नेचर, हमें मालूम है। O2 से क्या मिल जाएगा, SO2 तक ही आ पाएंगे, हमने बताया था। SO2 को फिर से O2 से रिएक्ट कराते हैं, और अब कैटलिस्ट है V2O5। अब ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, इसको SO3। दिस इज कॉल्ड एज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। इस स्टेप को बोलेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और SO3 आने के बाद SO3 को H2SO4 में डिसॉल्व कर लेते हैं, और एक बन जाता है सोल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट। इसको बोलते हैं ओलियम। इसको क्या बोलेंगे, बोलो, ओलियम। और ओलियम को जब हम पानी से ट्रीटमेंट करेंगे तो ओलियम में कौन कौन है, SO3 है, और क्या है, H2SO4। तो जब हम वाटर से ट्रीटमेंट करते हैं तो SO3 रिएक्ट्स, और हमारे पास क्या आ जाएगा ओवरऑल फाइनली, H2SO4। अब H2SO4 में यहां 2 H2SO4 हो गए। वन इज ओरिजिनली प्रेजेंट लाइक OP, एंड वन इज प्रोड्यूस्ड। ओरिजिनली प्रेजेंट ये वाला, और प्रोड्यूस SO3 से। तो ये है तरीका। और इससे देखो फायदा क्या है, आप SO3 को डाइल्यूट कर देते तो H2SO4 मिल जाता, लेकिन SO3 को डिसॉल्व किया जाता है H2SO4 में। तो H2SO4 में डिसॉल्व करने से फायदा ये होता है कि आप पर कंटेनर ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है H2SO4 की पानी में घोलने की एक सैचुरेशन लिमिट है, बट यहां पे लिमिट से ज्यादा कर सकते हैं। यहां पे लिमिट से बोलो अधिक, यानी अगर SO3 डिसॉल्व कर दें H4 में, तो पर कंटेनर जिसको जितनी जरूरत होगी जहां पर पहुंचेगा ये, वो पानी तो ऐड ही कर सकता है। वाटर इज ए केमिकल विच इज इजिली अवेलेबल। तो इससे फायदा है कि हम इसको ज्यादा ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इसी में फिर आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। आप लोग पढ़ते हैं दैट परसेंटेज इज मोर देन 100। तो एक ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस अपने पास फिर से यहां पर भी ये सेम रिएक्शन है, ऑल रिएक्शंस आर सेम, बस SO2 plus O2, अब NO is used as catalyst, giving SO3। NO catalyst है, और यहां पे डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। और ये ध्यान रखिएगा, SO2 जो है रिएक्ट विद V2O5 and gives SO3 plus V2O4, और ये V2O4 फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और बना देगा फिर से वापस V2O5। दिस इज हाउ द कैटलिस्ट ऑपरेट्स इन दिस केस। ठीक है, तो ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हो गई है SO3। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट वी हैव हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। एस्टेटाइन इज रेडियोएक्टिव।
जनरल कन्फिगुरेशन NH2NP5। फ्लोरीन की तो कोवैलेंसी 1 है, बाकी सबकी क्या है 1, 3, 5 and 7। They can form 7 bond because they have vacant orbital in their valence shell। ठीक है, तो फ्लोरीन के बारे में पढ़े थे। ये सब कैसे एक्सिस्ट करते हैं, F2, Cl2, Br2 and I2। F2 is pale yellow gas, chlorine is what, parrot green gas, रूम टेम्परेचर पे, और येलोइश ग्रीन बोल देते हैं। ब्रोमीन इज ब्राउन लिक्विड एंड आयोडीन इज वायलेट सॉलिड। और यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सबके बॉन्ड ऑर्डर 1 है एंड कलर इज ड्यू टू होमो-लुमो ट्रांजिशन। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इनके एमओडीज में बनेगा उनमें ट्रांजिशन होगा, और सब के सब क्या है, डाई मैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग फ्लोरीन के रिगार्डिंग। फ्लोरीन F2 है, ठीक है। अब फ्लोरीन को देखो कैसे एक्सट्रैक्शन लिखते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब आप लोग पढ़ते हैं तो फ्लोरीन जो है लास्ट में आता है, ठीक है, याद है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन लास्ट में आता है और इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। यानी F2 गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2F माइनस, इसका E0 वैल्यू क्या है, बिग पॉजिटिव। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका हाई है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, इसलिए फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज ऑलमोस्ट ऑल मटीरियल। जितने भी मटीरियल हैं सबको फ्लोरीन ऑक्सीडाइज करती है। सो साइंटिस्ट लोगों को फ्लोरीन का एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल हो गया कि कैसे लाएं। जिस भी कंटेनर में फ्लोरीन जनरेट होती है उसी से रिएक्ट कर जाती है, तो फ्लोरीन को स्टोर करना एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये फ्लोरीन एटम से लेकर F2 आइसोलेट कर लें और इसको एक कंटेनर में रख लें, लगभग 120 साल का डिफरेंस लग गया, बिकॉज फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज ऑलमोस्ट ऑल मेटल, नॉन मेटल एंड एवरी मटेरियल। तो एक साइंटिस्ट आए मॉइसन जो है, और इसी को बोलते हैं मॉइसन मेथड। इन्होंने पहली बार जो है फ्लोरीन को आइसोलेट किया। कैसे आइसोलेट किया, ये कंटेनर बनाया प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का, और सब कुछ इसके इलेक्ट्रोड सब कुछ इसी के रखे। प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का एक वी शेप कंटेनर बनाया, सब कुछ वैसा ही, कनेक्शंस दिए, ओपनिंग्स यहां कर दी, लाइक दिस। प्लेटिनम इज अटैक्ड बाय फ्लोरीन, जो मोस्ट स्टेबल मेटल समझते हैं हम लोग, लेकिन प्लेटिनम इरिडियम का एलॉय एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय व्हाट, फ्लोरीन। यहां पे इन्होंने ले लिया, इसके अंदर भर लिया फ्यूज्ड KHF2 और इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो ध्यान से। KHF2 will ionize to give K+
H प्लस प्लस 2F माइनस। तो एट कैथोड क्या रिएक्शन आएगी? कैथोड पे कौन जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, K प्लस का कि H प्लस का? तो H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इट विल डिस्चार्ज टू गिव हाफ H2। एट एनोड तो कोई कंपटीशन ही नहीं, फ्लोराइड आयन ही है। फ्लोराइड आयन विल फॉर्म हाफ F2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ये एनोड कैथोड। तो यहां से निकलेगी अपनी कौन सी गैस? फ्लोरीन गैस। और दूसरी तरफ अपनी जनरेट होगी हाइड्रोजन गैस। दोनों को अलग अलग कर रखा है क्योंकि अगर एक दोनों आपस में मिल गए दे विल फॉर्म HF विद एक्सप्लोजन। मॉइसन मेथड कभी मारत आएगी, मॉइसन वर्ड की। तो मॉइसन मेथड इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लोरीन। तो देखें प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ F2, ठीक है। फ्लोरीन जिस भी मेटल से रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा, मेटल और नॉन मेटल, ये क्या बनाएगा? करस्पॉन्डिंग फ्लोराइड। ये तो खैर नॉर्मल रिएक्शन है। फ्लोरीन रिएक्ट्स विद H2O, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट गिव HF प्लस O2 एंड HF प्लस O3, दोनों रिएक्शन है। यानी सिस्टम से अपने को मिलना है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन विद वाटर और हाइड्रोलिसिस। और अगर आप इसकी जगह NaOH यूज कर लिया तो भी यही बनना है, NaF प्लस O2। इस तरह से लिख देंगे रिएक्शन। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। Fluorine react with oxygen and forms O2F2. O2F2 has open book-like structure, like this. This has open book-like structure. ठीक है। नेक्स्ट अपना आ जाता है क्लोरीन के बारे में देख लेते हैं। क्लोरीन का आइसोलेशन, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन को देखो इंडस्ट्री प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं? तो पहला तो एक प्रोसेस यूज करते हैं हम लोग, वी कॉल्ड एज डीकन्स प्रोसेस। डीकन्स प्रोसेस में HCl का ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग CuCl2। इट गिव्स H2O प्लस Cl2। और इसको कभी कभी बोलेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ऐसे कॉल्ड एज डीकन्स प्रोसेस। सेकंड कहलाता है वेल्डन्स प्रोसेस। तो इसमें MnO2 एक ओर है एंड वी कॉल द ओर एज pyrolusite. This ore when treated with HCl, it gives MnCl2 plus H2O plus Cl2. These are two industrial method. Otherwise chlorine is also obtained. Electrolysis of NaCl aqueous करें तो भी, और NaCl molten करें। molten कहाँ करते हैं? डाउन सेल, जिसमें सोडियम मिलता है। एक्वेस कहाँ करते हैं? व्हाट बोलो? लाइक इन कास्टर केल्नर सेल में करते हैं और नेल्सन सेल में करते हैं। ये हम लोग एस ब्लॉक में पढ़ लेंगे। तो ये तीन मेथड अपने आ जाते हैं जिससे हम आसानी से क्लोरीन, और क्लोरीन का कलर हमने बताया था कौन सा है, पैरेट ग्रीन और येलोइश ग्रीन कलर है। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन है। प्रॉपर्टीज में भी यही है कि प्रॉपर्टीज देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीनेशन करने में काम आता है, वो सब पढ़े जाते हैं, लेकिन क्लोरीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लोरीन
disproportionates in presence of base like NaOH. NaOH में डालेंगे तो क्या करेगा, डिसप्रोपोर्शनेशन होगी और एक बार बनेगा NaCl प्लस NaOCl. दिस इज सोडियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइड. और अगर कंसंट्रेटेड यूज कर लिया तो भी डिस्प्रोपोर्शनेशन है, NaCl प्लस NaClO3 ये बन जाएगा आपका. एंड दिस इज कॉल्ड एज सोडियम क्लोरेट. ये जरूर ध्यान रखिएगा. और जनरल रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, X2 प्लस NaOH, दो पावर प्रोडक्ट हैं डिपेंडिंग अपॉन डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड. अगर डाइल्यूट है तो मिलेगा क्या, NaX प्लस NaOX, और अगर कंसंट्रेटेड है तो NaX प्लस NaXO3, वेयर X यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, फ्लोरीन के लिए नहीं है. ठीक है, दिस इज नॉट फॉर फ्लोरीन. वहाँ दूसरी कहानी, ओजोन बनने लगती है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बनने लगती है. तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरीन की. बाकी किसी के साथ भी रिएक्ट कराएंगे तो क्या, सल्फर के साथ तो सल्फर क्लोराइड बना देगा H2Cl2. फॉस्फोरस के साथ करेंगे तो फॉस्फोरस क्लोराइड, मेटल नॉन मेटल के साथ करस्पॉन्डिंग क्लोराइड. तो और इसमें कोई जानने की जरूरत नहीं है. नाउ दूसरी बात जो हमें जाननी है, ऑक्सी एसिड्स के बारे में देख लें. इसके ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, तो इसके एसिड्स देख लीजिएगा, HClO3, HClO2, HClO एंड HClO4, ये इनके मेन एसिड्स हैं. ठीक है, वी कॉल दिस एज क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड एंड परक्लोरिक एसिड. तो क्लोरिक एसिड ClO3 OH, ये स्ट्रक्चर है. 5 कोवैलेंसीज यूज्ड. क्लोरस एसिड is like HClO3, HClO2, hypochlorous acid, like this, perchloric acid, ये स्ट्रक्चर. तो परक्लोरिक एसिड का एनायन सबसे अधिक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक क्या हुआ, HClO4, HClO3, HClO2, HClO. ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. इसको लॉस करेंगे तो सबसे अधिक स्टेबल एनायन मिलेगा O-. सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे. ठीक है, और किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ हम लोग कहां से निकालते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन. बात बच्चों यही कंक्लूड करते हैं, बाकी जो बचता है नेक्स्ट पीरियड. प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों. नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799.